नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आंचल गुलाटी और चर्चा में के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जहां दशकों तक केवल वादे हुए, वहां अब विकास की गूंज सुनाई देती है। जहां कभी पहचान के लिए संघर्ष होता था, वहां अब आदिवासी समाज गौरव के साथ खड़ा है। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में आई नीति परिवर्तन और समर्पण का परिणाम है। मोदी सरकार के 11 वर्षों में आदिवासी समाज केवल लाभार्थी नहीं रहा, बल्कि भागीदार बना, विकास का, निर्णय का और भविष्य निर्माण का। जिन आवाजों को दशकों तक अनसुना किया गया, वो अब नीति निर्माण के प्रमुख कारक हैं। 11 साल की यात्रा आदिवासी भारत के लिए वंचना से वंदना तक की कहानी है। हाशिए से मुख्य धारा तक भारतीय जनजातीय समुदायों के लिए ये एक नई सुबह है। देखते हैं चर्चा में आज इसी पर खास पेशकश। तो भारत में दुनिया की सबसे जीवंत और विविध आदिवासी आबादी में से भारत एक है और 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी नागरिकों के साथ कुल आबादी का जो हिस्सा है वो 8.6% है। आदिवासी समुदाय भारत की जो सभ्यता है उसके ताने बाने का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने समृद्ध परंपराओं, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित किया, जो देश की सांस्कृतिक पहचान को आकार देते हैं। उनका योगदान कालातीत है। रामायण महाभारत में उनके ज्ञान, वीरता और प्रकृति से गहरे संबंध उजागर करने वाले संदर्भ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में अगर हम देखें तो ये लक्षित जो सशक्तिकरण है एक स्पष्ट बदलाव की तरफ इशारा करता है और इसीलिए हम समझा रहे हैं कि कैसे जनजातीय समाज को मिला है हक, सम्मान और विकास। यानी राजनीतिक पहचान की अगर बात की जाए तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू हमारे बीच हैं। वहीं जनजातीय गौरव दिवस जिस तरह से मनाया जाता है, ये उनकी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को, उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा में क्रांति की अगर बात की जाए तो एकलव्य स्कूलों का विस्तारीकरण इसी बात का परिचायक है और आर्थिक सशक्तिकरण का लबोलुबाब यही है जिस तरह से वन धन योजना को आगे लेकर सरकार जा रही है। आकांक्षी जिलों की अगर बात की जाए तो विशेष ध्यान दिया गया है वन अधिकार अधिनियम पर, उसके क्रियान्वयन पर। स्टार्टअप से लेकर स्किल यानी हर हाथ को हुनर, जिसमें जो नया जनजातीय उद्यम है वो युगांतकारी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। ट्राइफेड को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने आदिवासी उत्पाद जो कि शिल्प, हस्तशिल्प से जुड़े हैं, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक अलग पहचान दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी शुभारंभ हुआ और ऐसे ही जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई और जनजातीय सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति भी छात्रों को प्रदान की गई है। यानी लबोलुबाब यही है कि 11 सालों में कई युगांतकारी और प्रगतिवादी बदलाव हुए हैं, जिसने जनजातीय समुदाय को एक अलग पहचान दी और मुख्य धारा से उनको जोड़ने की कोशिश की है। मेरे खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं इसी पूरे विषय पर और डॉक्टर नुपुर तिवारी, विशेष निदेशक राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नुपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। पहला सवाल यही है कि जनशक्ति यानी कि जनजाति की जो जनशक्ति है, इसे इस सरकार ने पहचाना और ये युगांतकारी और प्रगतिवादी बदलाव आप आने वाले सालों में कितनी प्रगति के साथ आगे बढ़ते हुए देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर बजटरी एलोकेशन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि जनजातीय समुदाय जो है उनकी प्रगति हो, उनका डेवलपमेंट हो जी। तो 2013-14 में इनकी सिर्फ 4,295 करोड़ थे और अभी के समय में आप देखिए 14,926 करोड़ हो गए हैं। तो अपने आप में ये देखिए कितना ज़्यादा इस पर अभी की सरकार ध्यान दे रही है कि इतनी बड़ी बजटरी एलोकेशन, मेनी टाइम्स मोर देन व्हाट इट वाज इन 2013। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक जिसको कह सकते हैं पहल है। उसके बाद जैसे अभी आपने उसको मेंशन किया कि जनजातीय गौरव दिवस, इसको पूरी डिक्लेरेशन दी गई कि इतने गर्व के साथ ये जो एक होता है कि ग्लोरियस हिस्ट्री
और कल्चरल हेरिटेज राइट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की है, इसको मनाना है। तो ये 15 नवंबर को पूरी भारत इसको मनाते हैं, और इसमें अलग अलग कल्चर और अलग अलग इनके जो इसको रिकॉग्निशन मिलता है, और बहुत ही बड़ा एक सेलिब्रेशन इसको किया जाता है। ये भारत सरकार ने पूरे देश में इसको मनाने के लिए इसको कहा गया है। एंड सेलिब्रेशन इतने इनके रिच कल्चर हैं, जिसे पूरा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व इसको देखता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको दिखाया जाता है, कल्चरल परफॉर्मेंस होती है, एग्जीबिशन शो केसिंग ट्राइबल जो उनकी आर्ट है, ट्रेडिशंस है, सेलिब्रेशंस है। और इसके अलावा जैसे अभी आपने मेंशन किया पीएम जनमन और धरती आबा प्रोग्राम और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इस तरह की सैकड़ों प्रोग्राम्स आप देखिए, जिसमें एक सबसे बड़ा मसला यही है कि सरकार की जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, इसको कन्वर्जेंस मोड में एक जो सबसे लास्ट लाइन में सबसे आखिरी जो इंसान खड़ा है उस तक ये सारी स्कीम्स जाएं। जी, मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य तो है ही अनूपू जी, लेकिन सबसे सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कैसे उन्हें उच्च शिक्षा दी जाए, क्योंकि अगर जनजातीय समुदाय शिक्षित होगा, परिलक्षित होगा, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेगा। और ऐसे में एकलव्य स्कूल्स की अगर बात की जाए, हर हाथ को हुनर और ट्राइफेड का रोल भी बहुत अहम हो जाता है जनजातीय समुदाय की प्रगति के लिए। जी ज़रूर, आप जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आप बताएं, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर ये है, और ये रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें इन्हें सिर्फ पढ़ाने की बात ही नहीं, इनके खान पान और चूंकि ये एथलेटिक होते हैं, इस पर भी ध्यान दी जाती है। जी। और अभी के समय में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इस बात को बहुत ही महत्व दी गई है कि इसमें ये कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी, मतलब इनको अपने कल्चर में रहते हुए और इन्हीं की भाषा में प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए। तो एक काफ़ी हॉलिस्टिक एजुकेशन इन्हें दिया जाता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जी। तहत। और जो आप ट्राइफेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ये वंदन योजना है इनकी, जो सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन करके, और हर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है कि इनको जब बाहर में बेचा जाता है, तो जो 1 रुपए की चीज़ है वो शायद 100 रुपए में बेची जाए, और जी। ब्रांडिंग भी होती है। तो इससे काफ़ी इन्हें लाभ मिल रहा है, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी इन्हें सिखाई जाती है। इस तरह से काफ़ी सारे स्कीम्स है जिसको आप देखें, जो इनमें डेवलपमेंट एक्शन प्लान भी जो है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसी तहत ये काम करता है। अनूपू जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो उनका रोल कितना अहम हो जाता है, क्योंकि जनजातीय जो महिलाएं हैं वो सशक्त बने और साथ ही साथ अगर वो आत्मनिर्भर बनती हैं तो कहीं ना कहीं पूरा कुंबा जो है वो आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ता है। जी ज़रूर, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक काफ़ी छोटे पैमाने पर जो भी काम करता है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर सबसे करीबी रिश्ता रखता है, ये जनजातीय हों या रूरल डेवलपमेंट की भी बात करें उनके साथ। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको काफ़ी हद तक सबसे पहली बात तो है जो सारे स्कीम्स के बारे में बताने की बात है, जी। और किस तरह से इनका इनरोलमेंट है, ये बेनिफिशियरी किस तरह है, इस तरह की बहुत तरह की ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ दी बिल्कुल, जाती है। प्रशिक्षण बहुत और ज़रूरी है। और एक और बेहद खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे साहब हैं, संयुक्त सचिव जनजातीय मंत्रालय। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। सवाल मेरा यहीं पर ये है कि जिस तरह से जनजातीय समुदाय का जन जागरण हुआ है, जो नई सुबह उन्होंने देखी है, उसमें सरकार की जो उपलब्धियां रहीं उनके प्रति काम को लेकर, ये अपने आप में दर्शाती हैं कि उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता हुआ आर्थिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से। जी, भारत सरकार के जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसने पिछले 10 सालों में लगभग कई ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिनसे पूरी तरह से जो ट्राइबल समुदाय है उसकी वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना जिसकी बहुत भारी सफलता हुई है, जिसमें कई इंटरवेंशंस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो हमारे पीवीटीजीज हैं उन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और उसकी भारी सक्सेस को देखते हुए ये धरती आबा जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसको शुरू किया गया है, और 1 से 15 जून तक इसका एक अभियान भी चल रहा है सारे पूरे देश में। और इसके तहत लगभग इसमें 17 मिनिस्ट्रीज के 25 इंटरवेंशंस जो है जी, वो टारगेटेड इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं लगभग 1 लाख गाँव में। और ये परियोजना जो है पूरी 80,000 करोड़ की है,
और पूरे देश में सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर इसमें जी। ट्राइबल समाज को अपलिफ्टमेंट के लिए सारे मिल के साथ में काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा अभियान ये है जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए भविष्य में जो है बहुत बड़ी एक मतलब ट्राइबल की इस शक्ति को दर्शाएगा और उनको एक समृद्ध समाज के लिए ले जाएगा, जिसके लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं। पांडे साहब, जनजातीय भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ने के लिए उनकी आजीविका को सुनिश्चित करना कितना अहम सरकार मानती है, और आगे वाले सालों के लिए क्या रोड मैप है? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है ये, क्योंकि पहला पहला स्टेप जो हमारा है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो पहले किया है वो ये है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज बेसिक सर्विसेज कैसे पहुंच सकें। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा योजना, इस तरह की योजनाएं ले आए हुए हैं। और अगला स्टेप यही होता है कि जब एक वेलफेयर के सारे बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक कम्युनिटीज जब पहुंच जाती हैं तो उनकी आमदनी कैसे बढ़ सके। अब वो एक नेक्स्ट स्टेप कैसे उनको उनको समाज में कैसे एक एडवांस स्टेज में पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें, अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा सकें। उसके लिए कई योजनाएं हैं, जैसे वन धन योजना है जो ट्राइफेड हमारे साथ एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री के साथ। वो लगभग कई जो है वन धन केंद्र खोले हुए जिसमें तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। स्वयं सहायता समूह बनाए हुए हैं जी। और उन स्वयं सहायता समूह को कई तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है जिससे उनकी आय बढ़ सके। और इसके लिए मंत्रालय लगातार उसमें प्रयासरत है। और इसके अतिरिक्त अभी और भी योजनाएं हम लोग जी। बना रहे हैं जिससे कि कैसे नए युवा लोगों को एक वेंचर कैपिटल की जो फंडिंग होती है, ऐसे स्टार्टअप योजना शुरू की जाए ट्राइबल यूथ को लेके, जी। ताकि उसके लिए भी 50 करोड़ का प्रोविजन है। और हम लोग ये देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में आप ये जरूर देखेंगे जी। कि लगातार उनकी आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सके, पांडे साहब, कैसे इसमें उनको। ऐसे भी होता है कि जो जनजातीय समुदाय कोई काम सदियों से करता आ रहा है, उस काम की जो वैल्यू है वो ट्राइफेड की वजह से पहचानी गई। कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स पर हमने जेम पोर्टल पर भी उसको अंकित होते हुए देखा। जनजातीय समुदाय द्वारा बनाया गया उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और पहचान बनाए, इसके लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है आने वाले सालों में? तो इसके लिए हम लोग अभी कई प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इस तरह के कॉन्क्लेव किए जाएं। जी। ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे शोकेस किया जाए। तो एक पीछे एक पोर्टल भी बना हुआ है, इसके लिए पोर्टल बनाया गया था हमारे जी। ट्राइफेड द्वारा, जो ऑनलाइन अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कर सकें। एक तो वो एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे अपने प्रोडक्ट्स को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उसको पहुंचा सकें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो हमारे ट्राइफेड के प्रोडक्ट्स हैं और उसके सेंटर्स हैं वो वहाँ पे भी खुल सकें और हमारी जो प्रोडक्ट्स ट्राइबल के हैं वो देश विदेश में हर जगह पहुँच सकें। तो इसके लिए मंत्रालय अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ प्रयास कर रहा है, प्लस अपने लेवल पे भी मंत्रालय की ये सोच है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें उनके प्रोडक्ट्स को कैसे और नए डिज़ाइन के साथ, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ, ताकि वो इंटरनेशनली उनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जैसा आपने कहा, वो वैल्यू मिल सके। नूपुर जी, खास तौर पर समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं जनजातीय समुदाय के लिए, तो उच्च शिक्षा का हमने जिक्र किया, ऐसे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उस लिहाज से खास तौर पर जनजातीय समुदाय को ये सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके, इसे लेकर कितना बड़ा चेंज, पैराडाइम शिफ्ट आप मानती हैं इस एक दशक में हुआ है? देखिए, अभी जैसे बात की गई पीएम जनमन की और धरती आबा की, उसी तरह से ट्राइबल में जो सबसे बड़ी बीमारियां जो देखी जाती हैं, हेल्थ इश्यूज जो हैं, एक तो सिकल सेल एनीमिया होती है, दूसरे जो इन्हें होता है सिकल सेल एनीमिया, एक आप उसको कह सकते हैं जेनेटिक हेरिडिटरी ये डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो ब्लड जो होता है उसको पूरी प्रॉपरली उनमें जा नहीं जाती है। तो इसमें एक पूरा ही पोर्टल ही बना है जिसमें उन्हें रजिस्टर किया जाता है, ब्लड बैंक कहाँ है, कैसे उन्हें ये दी जाए, उन्हें पोषण कैसे दी जाए, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी पूरी इवैल्यूएशन होती है। तो अभी के समय में ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है इस तरह की चीज़ों में। और स्वास्थ्य में ये सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि सिकल सेल से जो लड़ाई करने वाली बात है वो मंत्रालय ने इसमें किया है।
और ये एक उसमें जो सबसे जी। रिमोटेस्ट एरिया में रीचिंग टू द लास्ट माइल वहां तक ये पहुंच गया है। इसके अलावा देखा जाए तो और यही पहुंच बताती है कि सबका साथ सबका विश्वास के साथ सरकार का जो लक्ष्य है वो उसे पूर्ण करने में खास तौर पर जनजातीय समुदाय के भी साथ है। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि जनजातीय समुदाय के जो गुमनाम नायक हैं उन्हें किस तरह सरकार ने दिलाई पहचान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। और यहाँ पर जिस तरह से 11 साल में जनजातीय समुदाय के लिए सरकार की विशेष उपलब्धियां रही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पांडे साहब, अगर हम बात करें सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, जब हम जनजातीय समुदाय का जिक्र करते हैं, बिरसा मुंडा जो एक गुमनाम नायक थे, उन्हें सरकार ने किस तरह से पहचान दिलाई कि आज बच्चा बच्चा बिरसा मुंडा का नाम जानता है कि कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी वो रहे थे। उस लिहाज से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर जिस तरह से काम किया गया है कि आज हम भी बहुत से जनजातीय समुदाय के जो विशेष गुमनाम नायक हैं उन्हें समझते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जी, मंत्रालय ने इस बारे में कई जो स्टेप कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इसको 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर, और इसके अतिरिक्त तमाम जो ट्राइबल हीरोज़ जैसा आप बता रहे हैं उनको कैसे हम लोग सम्मान और कैसे उनकी पहचान आम जन के बीच में बनाएं, उसके लिए हम लोगों ने मंत्रालय ने 11 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम बनाए हैं जहाँ पे अलग अलग राज्यों में बने हैं ये, और आगे भी अभी और कई फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम्स बनाए जा रहे हैं, संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे जितने भी हीरोज़ रहे हैं पुराने समय के जनजातीय हीरोज़, उन सब की वहाँ इस्टेब्लिशमेंट दिखाई जा रही है। और कैसे वो पूरी एक जो स्टोरी है पूरी, उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी अपनी और किस तरह से अपने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी या किस तरह आंदोलन में भाग लिया, वो एक पूरी स्टोरी लाइन सारे जो है हमारे TFFM जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम्स में दिखते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रिजर्वेशन जिसको हम बोल रहे हैं, इसके लिए भी मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसके तहत हम लोग जितने दूर पूरे जितने रिमोटेस्ट हमारे जो ट्राइबल्स के जितने कल्चरल वो हैं, उनके डांस है, उनके कुजीन है, इस तरह के जितने रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे हम लोग संभाल सकें, और उसके लिए एक पोर्टल बना रहे हैं और उसमें क्यूरेट करके वहाँ पे अपलोड करेंगे, जिससे आम जन कोई भी जो है पूरे देश में कभी भी देखना चाहे तो उसको देख सकता है। और इसी प्रकार से हम लोग कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे एक आदि महोत्सव का भी पूरा प्रोग्राम होता है, हर साल ये मनाया जाता है, 15 दिन का नवंबर में होता है, और जिस दौरान पूरी ट्राइबल कल्चर को डिपिक्ट किया जाता है और ट्राइबल की स्ट्रेंथ्स क्या रही है, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते हैं, पूरे देश में होता है। और सारे राज्य इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और सबको इससे जन जागरूकता भी आती है कि कैसे ट्राइबल्स ने जो है अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर रखा है और हम उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। नुपुर जी, जनजातीय समाज को लेकर जो सोच में बदलाव आया है वो कितना इम्पोर्टेंट आप मानती हैं सोशल रीइंस्ट्रक्चरिंग के लिए? नुपुर जी, अभी जैसे बात काफ़ी सारे स्कीम्स की हुई है मंत्रालय की, और मैंने ये भी कहा कि बजटरी एलोकेशन सरकार की खुद की इतनी ज़्यादा उस पर एम्फेसिस है कि कितने जो 2013 से अभी लेकर के बहुत मेनी टाइम्स वो बढ़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके हेल्थ, लाइवलीहुड, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़ की बात की है। धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में भी आप देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के सारी चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एक पूरी ही चीज़ जो है मिशन मोड की तरह
डेवलपमेंट की बात की है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बात कर रहे जी। हैं पूरी सिचुएशन मोड पर। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, एक मेन स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट से लेकर के इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, और उसमें एक एक मसला कि उनके पास पूरी विकास की सारी चीज़ें जाएं, जैसे पक्का घर हो, सड़क जाए, बिजली जाए, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा में लाया जाए, या फिर उनके जो ट्रैवल प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैसे वैल्यू एडिशन की जाए, ताकि वो इंटरनेशनल वैल्यू एडिशन के साथ ब्रांडिंग भी की जाए तो वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचे। और हेल्थ केयर में जैसे अभी अब मैंने बताया, यही नहीं, जो ट्राइबल जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जी। उसको पूरी तरह से आज के समय में तो एम्स ने भी कह दिया है कि जो जिनकी जो ये धरोहर है उस पर कितनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जी। तो इन सब चीज़ों को जी। देखते हुए कि बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, और ये सिर्फ मेन स्ट्रीम ही नहीं, ये काफ़ी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। पांडे साहब, खास तौर पर अगर जनजातीय समुदाय से जुड़ा कोई युवा है और पलायन की बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन आजीविका को सशक्त बनाकर इस पूरी दिक्कत से किस तरह से सरकार निपटारा करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब जनजातीय समुदाय से जुड़ा हुआ युवा या जो युवती है, अगर वो अपने ही परिवार के काम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसमें आपके ध्यान में लाना चाहूँगा सभी के कि केवल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही नहीं, इसमें लगभग जो हमारी कई मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइवलीहुड के लिए, ट्रेनिंग के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अपनी तरफ से करता ही है ट्राइफेड के थ्रू, जैसा मैंने बताया। इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। इस तरह के कई मंत्रालय हैं जहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और अपना उद्योग, मिनी उद्योग खड़ा करने के लिए कई तरह के ऋण भी दिए जाते हैं। हमारा जो NSTFDC है वो भी एक बड़े ही लो कॉस्ट लोन पे उद्योग स्थापित करने के लिए ट्राइबल यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है। और उसमें कई योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं हैं जिसके तहत छोटे छोटे लोन लेके हमारे ट्राइबल यूथ, हमारे ट्राइबल लोग उसकी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है बहुत लो होने की वजह से उनके ऊपर कोई भार नहीं पड़ता है। और तो दोनों साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एक तरफ से ट्रेनिंग और उनको सशक्तिकरण बनाया जाता है, दूसरी तरफ जो इकोसिस्टम में जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो भी NSTFDC जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू मिलता है। तो इन दोनों के सब कॉम्बिनेशन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ट्राइबल यूथ जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पांडे जी, जो नोडल ऑफिसर्स हैं जो राज्य स्तर पर काम करते हैं प्रशासन का, उनका रोल कितना अहम हो जाता है? क्योंकि कई केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो राज्यों में किस तरह से सम्मिलित हों और उसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इसमें नोडल ऑफिसर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। जी, ये बिल्कुल सच है कि न केवल चूँकि एक बहुत बड़ा अभियान और बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो कि सबसे वंचित जनसंख्या रही है, तो उसके तहत सभी का अपना रोल है। और न केवल भारत सरकार बल्कि सारी राज्य सरकारें भी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं इस पूरे प्रोग्राम में ट्राइबल वेलफेयर के डेवलपमेंट के लिए। तो नोडल ऑफिसर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो जो राज्य स्तर पे जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, नॉर्मली वही हमारे लिए नोडल ऑफिसर होता है। नोडल डिपार्टमेंट होता है जो हमारी तमाम स्कीम्स को रन करता है जी। और उनका पूरा सहयोग मिलता है, और वो भी बढ़ चढ़कर हमारे सारे प्रोग्राम्स को लागू करते हैं और ट्राइबल वेलफेयर के लिए सभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए नोडल ऑफिसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पूरा इंटरेक्शन रहता है ताकि हमारे सारे प्रोग्राम्स अच्छी तरह से जो है संचालित हो। बिल्कुल नूपुर जी, संक्षिप्त में कि जिस तरह से जनजातीय समुदाय अब लगातार प्रगति का रास्ता देख रहा है, इसमें स्टार्टअप्स का भी रोल अहम है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कितनी बड़ी हैंड होल्डिंग आप मानती हैं आने वाले समय में? देखिए, अभी के समय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की काफ़ी इम्पोर्टेंस तो है ही। एक छोटी सी स्कीम आप देखिए, ये है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसमें किया गया है। इसमें फिक्की है, CII है, और अलग अलग जगहों से जो कि मेन स्ट्रीम ट्राइबल पर ही काम कर रहे हैं, उनके साथ मंत्रालय की एक अंडरस्टैंडिंग है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें कैसे करना है, जैसे खूंटी एक छोटी सी जगह है झारखंड में, वहाँ पर CII और फिक्की के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग की शिक्षा उन्हें दी जा रही है। और सिर्फ वही नहीं, चूँकि ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, इनकी
मार्केटिंग कहाँ है या कहाँ पहुँचाना है। तो ये इन्हीं की धरोहर, इन्हीं की नॉलेज को लेके एक प्राइवेट पार्टनरशिप करके इनकी इनकी पूरी ही टेक्निक को काफ़ी स्ट्रेंथन किया जाता है। और यही नहीं, इसको बाहर भी लेकर के जाया जाता है ताकि उन्हें कमर्शियली भी काफ़ी फ़ायदा हो। ये जी। वंदन स्कीम में तो है ही, इसके अलावा ये पार्टनरशिप के थ्रू भी काफ़ी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत संक्षिप्त में पांडे जी, क्योंकि हम लगातार एक दशक में जो तमाम उपलब्धियां रहीं और जिस तरह से प्रगतिवादी काम जनजातीय समुदाय के लिए हुए उस पर चर्चा हमने की, लेकिन समझना ये है कि आगे के एक दशक का रोड मैप किस तरह से मंत्रालय तैयार कर रहा है, जिसमें हम रिपलिंग इफेक्ट्स मानते हैं कुछ ऐसे अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स के जो कि जनजातीय समुदाय से जुड़कर उनको एक नई पहचान दे सकते हैं। मिनिस्ट्री लगातार, जैसा आप कह रहे हैं कि लगातार पिछले 10 वर्षों से लगी हुई है कि इनमें बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहुंच जाए, उसके लिए तमाम अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा योजना, इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे के 10 वर्षों में जो हम लोग प्लान बना रहे हैं वो ये कि इनको किस तरह से स्वावलंबन के आधार पर ये अपनी आत्मनिर्भर हो सकें, बेसिक कम्युनिटीज़ और हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ों से पूरी तरह सैचुरेट हो सकें, इनके पास किसी भी तरह की बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी न रहे। लेकिन उसके अलावा इनकी पहचान, जो इनकी पहचान पूरे विश्व के पटल पर कैसे बन सके, इनके अपने जो इनके हुनर हैं उसको किस तरह वहाँ स्थापित किया जा सके, और इनके लिए जो ट्रेनिंग है, इनकी जो स्कूलिंग है, जैसे ये हमारे स्कूल्स बनाए गए हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उनको कैसे हम लोग एक नेक्स्ट स्टेज लेवल का बना सकें। अभी आपने भी सुना होगा कि कई जो है स्टूडेंट्स हमारे एमआरएस के, उन्होंने आईआईटी जेई में भी क्वालिफाई किया है, नीट में भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह के बड़े जो ऐतिहासिक दौर से हमारा ये समाज गुजर रहा है, जिसमें अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की पूरी तैयारी है कि हम कैसे जनजातीय जो हमारे यूथ हैं वो आम जनता, जो बिल्कुल जो बाकी मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनके साथ कॉम्पीट कर सकें और उनसे भी अव्वल जो है भागीदारी कर सकें देश के विकास में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए और अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो आज चर्चा में के इस खास विषय पर इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दों को लेकर। तब तक मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।